Okay, so commercial banking in India. In India, how commercial banking started. We have seen historically, हमने देखा कि कैसे banking emerge हुआ Indian economy में, banking activities. So if we look at the historical evolution again, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे हम लोग, कैसे banking originate हुआ था, right? The first bank जो एक बिल्कुल प्रोफेशनल आधार पे जो डेवलप हुआ, दैट वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, एंड इट वाज डेवलप्ड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एजेंसी हाउस, जिसके ओनर थे अलेक्जेंडर एंड कंपनी के नाम से जो एजेंसी हाउस है, राइट, दे हैव एस्टैब्लिश्ड इट. सो इट वाज नॉट एन इंडियन बैंक, राइट. सो 1770 में ये एस्टैब्लिश हुआ. देन entirely Indian joint stock bank थी, that was Awadh Commercial Bank. Our commercial bank was established in 1881 in फैजाबाद, राइट. उसके बाद ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स मैंने बताया आपको. बैंक ऑफ बंगाल जो कि 1806 में ये प्रेसिडेंसी बैंक ब्रिटिशर्स के द्वारा, राइट, ये इस्टेब्लिश किया गया, सेटअप किया गया. देन उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास, ये दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक था 1840 में, और बैंक ऑफ बॉम्बे 1843 में, 1843 में ये सेटअप किया गया. Then they were merged as Imperial Bank, और इसको नाम दे दिया गया, इन तीनों बैंक्स को मर्ज करके नाम दे दिया गया इंपीरियल बैंक का इन 1921, राइट. सो जब आरबीआई एस्टैब्लिश नहीं हुई थी तब तक इंपीरियल बैंक ही सेंट्रल बैंक का कार्य करती थी इन द इंडियन इकोनॉमी. और आरबीआई को जब नेशनलाइज कर दिया गया इन द ईयर 1949, उसके बाद से आरबीआई ने संभाला है सेंट्रल बैंकिंग का की जो कार्य है, राइट. उससे पहले इंपीरियल बैंक वाज सर्विंग एज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, राइट. देन इट वाज नेशनलाइज्ड इन 1955. इंपीरियल बैंक को भी नेशनलाइज किया गया. नेशनलाइजेशन होता है व्हेन द ओनरशिप चेंजेस फ्रॉम द प्राइवेट टू द पब्लिक सेक्टर, और द ओनरशिप चेंजेस टू द गवर्नमेंट, राइट. सो वो ओनरशिप चेंज जो होता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण जिसको बोलते हैं, वो 1955 में हुआ इंपीरियल बैंक का, और इसको दोबारा नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट. देन आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1935, और जब ये नेशनलाइज होने से पहले इट वाज अ प्राइवेट बैंक. आरबीआई वाज अ प्राइवेट ओनरशिप थी आरबीआई की, राइट. एंड आफ्टर इट्स नेशनलाइजेशन इन 1949, ये इसका जो हेड ऑफिस था, इट वाज इन कोलकाता, राइट. और ये बाद में शिफ्ट हुआ है ये बॉम्बे में, अभी बॉम्बे में है इसका, राइट, हेड ऑफिस और हेडक्वार्टर आरबीआई का. सो 1949 में इसको नेशनलाइज करके इट बिकेम द रेगुलेटर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, राइट. सो दैट इज रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हाउ बैंक्स हैव established in Indian economy. Then if we look at the nationalization process, now nationalization हुआ 2 phases में. एक तो हुआ 1969 में. आप सोच रहे होंगे बार बार यही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, बट कई सारी नई चीज़ें हैं, और दूसरा आपका रिकैप्चुलेशन भी हो जा रहा है जो हमने अभी तक पढ़ चुके हैं. सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, यू नो, फ्रॉम वेयर यू कैन, जो कि आप बाद में आगे भी फर्दर कंपटीशन के लिए भी जाओगे, there you can, you know, यही सिलेबस आप लोगों को पढ़ना है कभी ना कभी, राइट. सो कई सारी चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में नहीं भी है, वो सारी चीज़ें भी मैंने इसमें डाली हुई है, ठीक है. सो यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, राइट. और स्पेशली बैंकिंग का अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से. सो नेशनलाइजेशन जो 2 फेजेस में हुआ, 1969 में हुआ 14 बैंक्स का, राइट. और उसके बाद 1980 में हुआ 6 more banks का, right. What were the objectives of this nationalization? It was पहला to increase the trust of the public, right. अब लोग प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट स्टॉक कंपनीज को अपने सेविंग्स क्यों देंगे, हार्ड अर्न मनी जो उन्होंने इतने मेहनत से कमाया है, उनको अगर लगेगा कि कई लोग मैं किसी को दूंगी और वो लेके भाग जाएगा, बैंक के नाम पे कुछ खोल दिया, राइट. तो इसलिए लोगों की सेविंग्स को बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस रहे उस चीज़ में,
और वो अपनी सेविंग्स को किसी इंस्टीट्यूशन के हाथ में दें, उसके लिए ये पब्लिक ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए ये नेशनलाइजेशन प्रोसेस शुरू किया गया, ताकि लोगों की जो सेविंग्स हैं वो किसी इंस्टीट्यूशन के पास आए और इस तरह से वो जो आइडल मनी लोगों के घरों में पड़ा है उसको हम लोग यूटिलाइज कर सके, सर्कुलेट कर सके इकोनॉमी में, राइट, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। सो उसके लिए ये लोगों की कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये नेशनलाइजेशन प्रोसेस किया गया। अब गवर्नमेंट के हाथ में पैसा होगा तो वी विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरा पैसा जो है वेस्ट नहीं जाएगा, मुझे वापस मिल जाएगा ये पैसा, राइट, कोई लेके भागेगा नहीं इसको। सो दैट वाज द रीजन। देन रूरल एरियाज में बैंकिंग विकसित नहीं थे, मनी लेंडर्स या लोकल जो जागीरदार होते थे वो लोग वहाँ पे मनी लेंडिंग का काम करते थे और बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स थे। सो इसीलिए रूरल एरियाज में भी बैंक के ब्रांचेस, ताकि उनकी सेविंग्स को भी मोबिलाइज किया जाए और इकोनॉमी में सर्कुलेट किया जाए, सो उसके लिए रूरल एरियाज में ज़्यादा ब्रांचेस खोले जाए, इसके लिए नेशनलाइजेशन किया गया, ताकि गवर्नमेंट के पास होगा तो गवर्नमेंट जहाँ चाहेगी वहाँ पे अपने ब्रांचेस खोल सकती है, राइट। अब प्राइवेट सेक्टर तो अपनी जहाँ प्रॉफिट है वहीं पे जाके अपनी इंस्टीट्यूशंस खोलेगी या ब्रांचेस खोलेगी, राइट, जहाँ पे उनको प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। रूरल एरिया में जहाँ सेविंग बहुत कम है वहाँ वो लोग क्यों कोई बैंक का ब्रांच खोलेंगे जहाँ पे सेविंग्स उनको पता है बहुत कम होगी, क्योंकि लोगों की इनकम बहुत कम है ऑलरेडी, राइट। देन कमर्शियल बैंक after nationalization now has to perform two functions, एक तो डेवलपमेंटल रोल, राइट, और दूसरा कमर्शियल रोल। डेवलपमेंटल रोल मतलब कि अब उनको अपनी जो जहाँ पे वो ब्रांचेस हैं वहाँ की डेवलपमेंटल नीड्स को फुलफिल करना होगा। रूरल क्रेडिट जो पोर लोग हैं उनको क्रेडिट प्रदान करना होगा, राइट। फार्मर्स को अपनी लैंड डेवलपमेंट के लिए या लैंड के इम्प्रूवमेंट के लिए उनको क्रेडिट देनी होगी, राइट। सो दैट इज द डेवलपमेंटल रोल दे हैज टू परफॉर्म। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, राइट। तो ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इनको जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, इनको ये डेवलपमेंटल रोल्स भी फुलफिल करने पड़ते हैं। दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में उनको जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए वहाँ पे भी लेंडिंग करनी होती है, चाहे वहाँ से रिटर्न्स आपको कितने भी मिले या पैसा वापस आने की उम्मीद हो या ना हो, वहाँ बैंक्स को वो परफॉर्म करना पड़ता है, राइट। सो दैट इज द रीजन जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की इनएफिशिएंसीज जो उत्पन्न होती है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक, वो ये एक रीजन रहता है, ये डेवलपमेंटल रोल जो उनको परफॉर्म करने पड़ते हैं या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो कंडीशन रहता है आरबीआई का टू दीज बैंक्स, राइट। देन इंक्रीजिंग नेशनल सेविंग्स को बढ़ाने के लिए, राइट, भी नेशनलाइजेशन किया गया। सो दीज वर द रीजंस, राइट। सो पहले 14 बैंक्स थे, फिर उसके बाद 6 बैंक्स और ऐड हुए, बट अभी जो नंबर है वो अभी बताते हैं इसमें। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, अगेन विल रिवाइज इट। सो यहाँ पे रिजर्व बैंक में एक तो शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड तो हमें पता ही है, राइट। नॉन शेड्यूल्ड जो आपके सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई में नहीं आते। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जिनको 5 लाख रुपीज आरबीआई के पास रखने हैं, दीज आर दी शेड्यूल्ड बैंक्स, राइट। अब शेड्यूल्ड में भी और सेकंड शेड्यूल्ड में ही वो इंक्लूडेड होते हैं, राइट, आरबीआई एक्ट के, और नॉन शेड्यूल्ड वो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में इंक्लूड नहीं होते हैं आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में। जो शेड्यूल्ड जो बैंक्स हैं इनको अगेन 2 पार्ट्स में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। देयर आर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में देयर आर अगेन 4 टाइप्स ऑफ बैंक्स, दे कम अंडर द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स: public sector bank, private sector bank, foreign banks and regional rural bank. Public sector banks जो ये nationalized banks हैं, these are the public sector banks, right? So their number is it was 14 plus 6, right? And with that there are SBI State Bank of India जो कि 1955 में nationalize हुआ था, and with that there are 7 more banks. एसबीआई के 7 एसोसिएट्स थे जो कि बाद में 5 हो गए। बैंक ऑफ सौराष्ट्र और महाराष्ट्र को एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया गया। तो ये लिखते जाना, राइट, जो मैं बोल रही हूँ। सो उसको मर्ज कर दिया गया, तो उसके बाद 5 एसोसिएट्स रह गए एसबीआई के पास। तो 14 प्लस 6 प्लस 5 एसोसिएट प्लस 1 एसबीआई, राइट, अगेन 6।
सो 20 कितने हो गए, 27, राइट। देन 27 थे, बट वो दो बैंक्स जो हैं एसबीआई के साथ मर्ज हो गए, बैंक ऑफ सौराष्ट्र एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, राइट। देन आफ्टर दैट, एक सेकंड ये लोग एंटर करें। देन आफ्टर दैट जो आपकी पीएनबी एंड न्यू बैंक ऑफ इंडिया थी, पहले 20 थी ना संख्या, जो 20 प्लस 14 प्लस 6 20 थी, बट बाद में न्यू बैंक ऑफ इंडिया एंड पीएनबी गॉट मर्ज टुगेदर, तो वो संख्या जो है नेशनलाइज बैंक की 19 हो गई, और एसबीआई प्लस 5 एसोसिएट्स। नाउ देन लेटर ऑन एसबीआई के 5 एसोसिएट भी अब इसके साथ एसबीआई के साथ मर्ज हो गए, राइट। एसबीआई के साथ मर्ज कर दिए गए, अब कोई एसोसिएट बैंक नहीं है, इट इज नाउ एसबीआई बैंक ओनली, राइट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया plus 19 national banks, right? Then after that there were 2 more banks that were opened. One is Mahila Bank, right? Mahila Bank जो को फिर से 2017 में मर्ज कर दिया गया with the State Bank of India. And then there is IDBI Bank, Industrial Development Bank of India. ये भी अभी नया ही एस्टैब्लिश हुआ कुछ साल पहले, IDBI. सो ये बैंक्स की जो अब टोटल संख्या है दैट इज 21, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन कैलकुलेटिंग, तो ये इतनी है अभी संख्या, राइट। ये 19 पब्लिक नेशनलाइज्ड बैंक्स, 1 एसबीआई, राइट, एंड 1 इज आईडीबीआई, सो ये 21 हो गई, राइट। सो दैट इज अबाउट द पब्लिक सेक्टर बैंक। देन देयर आर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है। आफ्टर द लिबरलाइजेशन प्रोसेस काफ़ी सारे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिला और काफ़ी सारे प्राइवेट बैंक्स जो है एग्जिस्टेंस में आए, उससे पहले भी थे, राइट, बट उसके बाद जो नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो बड़ी हैं, राइट। और आई एम एडमिटिंग द पीपल इन बिटवीन, तो काफ़ी लोग आ रहे हैं बीच में। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है वो आई हैं, राइट। आफ्टर द लिबरलाइजेशन प्रोसेस काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है वो इमर्ज हुए हैं। देन देयर आर फॉरेन बैंक्स, राइट। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की संख्या है 22, राइट, एंड देयर आर 41 फॉरेन बैंक्स जो कि नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स के कार्य तो करते हैं, उसके साथ साथ ये आपके क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन और फॉरेन एक्सचेंज की ग्रांट करने की भी सुविधाएं ये फॉरेन बैंक्स देती हैं, राइट। देन देयर आर रीजनल रूरल बैंक्स अंडर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स ये रूरल एरियाज में जो है खोले गए थे, राइट। इसको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे रीजनल रूरल बैंक्स को। देन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स, ये अगेन एक फेडरल स्ट्रक्चर में होते हैं। सबसे ऊपर जो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और लास्ट में विलेज लेवल पे और लोकल लेवल पे यहाँ पे प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज होती हैं। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। और ये रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स भी होती हैं और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रूरल एरियाज में होते हैं, ये अर्बन एरियाज में भी होती हैं, राइट। देन देयर आर सम मोर बैंक्स, राइट, नाबार्ड है, पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल बैंक्स, राइट। देन देयर आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, इनको पढ़ते हैं हम वन बाय वन, राइट। सो कमिंग टू द रीजनल रूरल बैंक्स, राइट। रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं ये जो 1965 में इंदिरा गांधी को फील हुआ कि दैट देयर इज अ नीड ऑफ एन एक्ट टू बी पास्ड इन द पार्लियामेंट, राइट, टू सेट अप बैंक्स which will fulfill the needs of the rural areas only, राइट। रूरल एरियाज के क्रेडिट नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक एक्ट पास करने की जरूरत है, और इसीलिए 1975 में गांधी जयंती के दिन देयर वर ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द नरसिम्हम कमेटी, राइट, नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन पे रीजनल रूरल बैंक्स खोले गए, राइट। एंड ये क्योंकि रूरल एरियाज में ही होते थे, तो
तो वहाँ की क्रेडिट फैसिलिटीज को और वहाँ की डेवलपमेंटल जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए ये बैंक्स खोले गए थे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग इन द रूरल एरियाज इंडियन इकोनॉमी के अभी भी, राइट। सो जो रूरल बैंक हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है आई मीन यहाँ पे जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं दे आर ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड अ स्पॉन्सर बैंक, राइट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर रहता है इसमें जो फंडिंग रहती है वो रहती है 50%। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का जो फंडिंग रहती है वो 15% की, एंड देयर इज अ स्पॉन्सर बैंक जैसे कि SBI हो गया, जैसे कि PNB हो गया, वो स्पॉन्सर बैंक होंगे, एक बड़ी बैंक वो स्पॉन्सर बैंक होंगे और उनकी जो फंडिंग रहती है वो 35%। तो ये स्पॉन्सर बैंक क्योंकि रूरल एरियाज में है ना, ब्रिक एंड मोटर्स का मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उनको काफ़ी सारा और कॉस्ट बियर करना पड़ता है, बट वहाँ की सेविंग्स पता है उनको कि कम आएगी, उतनी आएगी नहीं, वहाँ से उनको उतना प्रॉफिट होगा नहीं। सो दैट इज द रीजन कि वो एक वहाँ पे रीजनल रूरल बैंक के स्पॉन्सर बैंक्स बन जाएंगे, राइट। सो इस तरह से ये स्ट्रक्चर रहता था, राइट, और फंडिंग इस तरह से होती है रीजनल रूरल बैंक्स की। बट क्योंकि बहुत सारी इनएफिशिएंसीज उत्पन्न होने के कारण रीजनल रूरल बैंक्स में एक तो जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत रहता है इस तरह के स्ट्रक्चर में, राइट। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की किसी नेता का फोन आ गया कि ये मेरे भांजे को भाई लोन दे दिया जाए, और बैंक को पता होता है कि हाँ ये पैसा आएगा नहीं पता है ना, वापस आने वाला है कि नहीं, बट हाँ अंडर पॉलिटिकल प्रेशर the banker has to provide the loan to that person जिसके लिए रेकमेंडेशन आया है, राइट। सो इसकी वजह से क्या हुआ, जो NPAs बोलते हैं ना, नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या हुआ बैंक का, जब उन्होंने डेरिवेटिव डिपॉजिट बनाया, राइट। हमने क्रेडिट क्रिएशन देखा, वहां देखा कि एक बैंक के पास पहले प्राइमरी डिपॉजिट आती है, राइट। 1000 रुपए किसी ने डिपॉजिट किया, हमने एग्जाम्पल देखा, फिर उसके बाद वो अपना CRR मेंटेन करने के बाद बाकी का पैसे को वो लोग लोन दे देते हैं, और वो जिसको लोन देते हैं वो प्राइमरी डिपॉजिट उनकी लायबिलिटी है क्योंकि वो वापस करना है डिपॉजिटर को, बट वो जो डेरिवेटिव डिपॉजिट उन्होंने दूसरे जो लेंडिंग जिसको की उसके नाम पे खाता खोला, वो डेरिवेटिव डिपॉजिट का 800 रुपए का सपोज 20% रखने के बाद कैश रिजर्व 1000 में से, तो वो 800 रुपए उसकी असेट हो जाती है। वो जो लोन दिया गया B पर्सन को या C पर्सन को, वो उनकी असेट हो जाती है। बट अगर वो पैसा 800 रुपए कॉन्टिन्यूअस 90 दिन तक ना उसका प्रिंसिपल अमाउंट आए, मतलब वो 800 रुपए आए वापस में से कुछ अमाउंट वापस आए, ना ही उस पर लगा हुआ इंटरेस्ट वापस आए, तो दैट बिकम्स, वो जो असेट है बैंक की वो नॉन परफॉर्मिंग असेट उसको हम बोलते हैं, राइट। सो ये होती है NPA। सो वो NPA जो है वो बढ़ती गई इन रीजनल रूरल बैंक्स की, तो बहुत सारे RRBs, मोर देन 200 रीजनल रूरल बैंक्स खोले गए, बट बाद में क्योंकि इनकी इनएफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा होने के कारण इनको मर्ज कर दिया गया विद द स्पॉन्सर्ड बैंक्स, राइट। और अब इनकी जो संख्या है दैट इज 56, राइट, नॉट 56 पहले थी 2018 में, नाउ इट इज ओनली 43, राइट, 43 है। Then somebody has not muted his or her mic, वो म्यूट कर लो भाई अपने माइक को। Then NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है फॉर द रूरल बैंकिंग। इट रेगुलेट्स द रूरल बैंकिंग, नॉट ओनली रीजनल रूरल बैंक्स, ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, इन सबको रेगुलेट करता है NABARD, right? It works like it is a subsidiary of the RBI, right? जैसे RBI सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है, इसी तरह से NABARD रूरल बैंकिंग को रेगुलेट करता है, और ये इस्टेब्लिश हुआ था ऑन 12 जुलाई 1982 में, राइट। सो NABARD जो है के पास एक फंड रहता है विच इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, राइट। बट NABARD जो है इस फंड में से रिटेल लेंडिंग नहीं करता, राइट। रिटेल मतलब डायरेक्टली एक इंडिविजुअल या बिजनेसमैन को वो लैंड नहीं करता,
जैसे कि आरबीआई के पास जाके आप लोन नहीं ले सकते, आप या तो एसबीआई, पीएनबी या यूको बैंक या कोई और कमर्शियल बैंक या आईसीआईसीआई है ना, या एचडीएफसी, कहीं पे जाओगे आप डायरेक्टली आरबीआई के पास लोन लेने नहीं जाओगे। जैसे आरबीआई रिटेल लेंडिंग नहीं करती है ना, रिटेलर और होलसेलर के बीच में डिफरेंस आपको पता है, राइट। होलसेलर का काम कर रहे हैं एक तरह से ये नाबार्ड एंड आरबीआई, मतलब कि ये लोन देंगे आपके बैंक्स को, राइट। फिर बैंक्स फर्दर इंडिविजुअल्स को, सो इंटरमीडिएट है यहाँ पे जो बैंक्स हैं आपके, राइट। सो नाबार्ड भी उसी तरह से डायरेक्टली आपको रिटेल लैंडिंग नहीं करेगी, राइट। सो इट मेंटेन्स रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, और वहां से ये लैंडिंग करती है और और ये करती है फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पीएसएल जो बोल रहे हैं, है ना, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। गवर्नमेंट चाहती है कि इस क्षेत्र में जो है विकास होना चाहिए, या इस एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना यहाँ पे लोन प्रोवाइड करना चाहिए, सो दैट इज द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, राइट। सो नाबार्ड जो है सुपरवाइज करती है दूसरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक्स को, राइट। और वहाँ पे स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शंस भी कंडक्ट करवाती है, राइट। और ये एक नोडल एजेंसी है फॉर द लीड बैंक स्कीम। अब ना व्हाट इज लीड बैंक स्कीम? लीड बैंक स्कीम क्या है, यहाँ पे जो एक बैंक जो होती है वो एक अडॉप्ट कर लेती है किसी विलेज को, राइट। तो उस विलेज की जो भी रिक्वायरमेंट है, राइट, जो भी मतलब फाइनेंशियल नीड्स जो भी है, वो फाइनेंशियल नीड्स पूरी करती है वो बैंक जो जिसने उस विलेज को अडॉप्ट किया, राइट। सो दैट इज द लीड बैंक स्कीम। सो वहां पे ये एक नोडल एजेंसी की तरह नाबार्ड काम करती है। देन देयर आर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप पता है आपको कि 3-4 लोग होते हैं या 5 लोग होते हैं या 10 लोग होते हैं, वो ग्रुप में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, राइट। सो बैंक्स जो हैं एक अकेले आदमी को लैंडिंग करेगी तो या तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी या आपको देगी नहीं, क्योंकि आपके अकेले की एज एन इंडिविजुअल आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कम रहती है। बैंक को पता है कि कहीं ये आदमी ने पैसे नहीं दिया तो मैं पैसे कहाँ से लेके आऊंगा वापस, राइट। सो उसके लिए एक सेकेंड, उसके लिए बैंक्स जो है एक अकेले एजेंसी अकेले जो है इंडिविजुअल को या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रख के देगी या देगी नहीं। सो इसके लिए 3-4 ग्रुप ऑफ पीपल होगा, तो क्रेडिबिलिटी बैंक की ज्यादा नहीं है कि इससे नहीं मिला तो दूसरे से ले लेंगे, दूसरे से नहीं मिला तो तीसरे से ले लेंगे। सो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहता है, राइट। सो लोन ग्रांट करती है एक ग्रुप को, राइट। सो दैट इज द सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, राइट। उससे क्या हो जाता है, रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है बैंक्स का, राइट। सो इसीलिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन एक ग्रुप को बैंक्स जो है लोन दे देती है। सो दैट इज दी सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम यार, एंड इसको भी जो नाबार्ड ही देखती है, राइट। सो दैट इज नाबार्ड। देन व्हाट इज लैंड डेवलपमेंट बैंक नाउ? ये जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है ये एक स्पेशलाइज्ड बैंक होती है, राइट। और ये कॉन्सेप्ट जो है 1920 में स्टार्ट हुआ था पंजाब में, राइट। और जो पंजाब में जो ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, इट वाज स्टार्टेड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, राइट। और स्टेट बैंक यहाँ पे इंटरमीडियरी का काम करती है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इंटरमीडियरी का काम करती है अंडर दिस लैंड डेवलपमेंट बैंक, राइट। सो ये एक क्वासी कमर्शियल टाइप का बैंक है जो कि डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, बिजनेस लोन्स भी प्रोवाइड करता है, एंड इट आल्सो ऑफर्स सम बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, राइट। सो दैट इज द लैंड डेवलपमेंट बैंक, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, इट इज टू प्रमोट development of land, agriculture and increase the agricultural production. These are the main objectives of a land development bank, right? Then there are self help groups, जैसे मैंने बताया अभी, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि एक ग्रुप फॉर्म करके कलेक्टिवली जो है लोन लेते हैं, राइट। और या फिर ये लोग खुद से ही अपनी स्मॉल सेविंग्स जो है कलेक्ट करते रहते हैं, राइट। और फिर उनमें से जिसको जरूरत होती है वो पैसे वहां पे उनको
प्रोवाइड कर देते हैं, राइट। जैसे कि सपोज हम लोगों ने 10 लोगों ने जो है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, राइट। तो हमने पैसे अपने कलेक्ट किए, राइट। और जब वो पैसे इनफ हो गए तो वो जिसको ज़रूरत है, हम 10 में से, वो हम में से 10 में से जिसको ज़रूरत है उसको हम लोग वो पैसा दे देंगे, राइट, विदाउट एनी इंटरेस्ट और विदाउट एनी कोलेटरल। इवन कोलेटरल भी रखने की जरूरत नहीं है, कोई सिक्योरिटी की, राइट। या फिर ये जो है या फिर जो विलेज में भी आप किसी और को भी लेंडिंग कर सकते हैं। जैसे अपने विलेज लेवल पे किसी को ज़रूरत है तो वहाँ पे भी आप उन मेंबर्स को तो देते ही हैं, या विलेज में किसी को भी ज़रूरत है तो उसको भी फॉर एनी पर्पज़, आपकी शादी ब्याह के लिए, है ना, घर बनाने के लिए, जिस भी पर्पज़ के लिए, एजुकेशन के लिए, जिस भी पर्पज़ के लिए चाहिए, है ना, कोई वहाँ पे मेंशन नहीं है कि इन्हीं के लिए आप लोन दे सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। तो फॉर एनी पर्पज़ दीज लोन्स आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय दीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, राइट। एंड इसको ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इसको लिंक किया जाता है किसी बैंक से, है ना, फॉर द डिलीवरी ऑफ माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो क्रेडिट मतलब छोटे जो लोन्स किसी फार्मर को चाहिए, किसी को, है ना, किसी स्मॉल बिजनेसमैन को चाहिए, सो ये वहाँ पे ये लोन उपलब्ध करवाते हैं, राइट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देन there are some recent developments that has happened in the banking sector in Indian economy. RBI ने पेमेंट बैंक्स और स्मॉल बैंक्स को शुरू किया, राइट। एंड इनका जो पेड अप कैपिटल होता था इट शुड बी 100 करोड़, राइट, है मतलब नॉट था, राइट। पेड अप कैपिटल शुड बी 100 करोड़। अच्छा, जब RBI ने 1969 में नेशनलाइजेशन किया था तो उनका पेड अप कैपिटल शुड बी 50 करोड़, ठीक है, वो लिख लो, 50 करोड़ होना चाहिए था। फिर 1980 में जब नेशनलाइजेशन किया 6 और बैंकों का, देन द पेड अप कैपिटल शुड बी 200 करोड़, ठीक है। अभी जो है RBI को किसी बैंक को लाइसेंस ग्रांट करना है, देन देयर पेड अप कैपिटल शुड बी 500 करोड़, ठीक है, 500 करोड़ होनी चाहिए, राइट, किसी भी बैंक को RBI के रेगुलेशन में आने के लिए, राइट, शेड्यूल्ड कैटेगरी में आने के लिए। जैसे कि और भी प्राइवेट बैंक्स हैं, ICICI है या HDFC है, राइट। सो 500 जो है 500 करोड़ इनकी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, राइट। और पेमेंट बैंक्स और स्मॉल बैंक्स को ओपन करने के लिए पेड अप कैपिटल शुड बी 100 करोड़, राइट। नाउ व्हाट इज द नीड of these banks? Why the government has set up these kinds of banks, right? It has happened because of the shortcomings that has arisen due to the cooperative banks and money lenders. Now what was the shortcomings? जो आपके इस मनी लेंडर्स जो लोकल एरियाज में या रूरल एरियाज में जो लेंडिंग का कार्य कर रहे थे और कोऑपरेटिव बैंक्स भी ये कार्य कर रहे थे, राइट। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि इन दोनों बैंक्स में फ़र्क ये था कि कोऑपरेटिव बैंक्स क्योंकि अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशन आती है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो कई लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं होते, तो मनी लेंडर्स बोलते हैं ठीक है हमारे पास आ जाओ। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कम रहती है, इनके ये पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन इनकी कम रहती है, तो मनी लेंडर्स कहते हैं ठीक है हमारे पास आके पैसा ले लो, राइट। बट फिर रेट यहाँ पे नेगेटिव क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। इट कैन बी 80, 60, 50, 60, 70, इट कैन बी 100% एज वेल और मोर देन 100%, मतलब जितना लिया उसको डबल ट्रिपल भी हो सकता है, राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट कोऑपरेटिव बैंक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मिनिमम, नॉट मिनिमम, इट इज लेस एज कंपेयर्ड टू दीस, राइट, वेरी लेस। बट यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की वजह से लोग चले जाते हैं मनी लेंडर्स के पास और मनी लेंडर्स कहते हैं आ जाओ हमारे पास पैसे तो ले लो, निकाल तो हम लेंगे जैसे भी करके, राइट, बाय यूजिंग मैन पावर और देयर स्ट्रेंथ व्हाटएवर। सो इसी वजह से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा। सो इसी गैप को फुलफिल करने के लिए माइक्रो जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFIs वो एग्जिस्टेंस में आई, इन दोनों की जो गैप को फिल करने के लिए। बट ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी मनी लेंडर्स की तरह ही इनके भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहने लगे, राइट, मोर देन 50%।
सो उसकी वजह वो भी फेल हो गए। सो वो जो शॉर्टेज है वो उसकी वजह से क्या हो रहा था, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो या मनी लेंडर्स हो, आपको पता है फार्मर्स की सुसाइड हम लोग न्यूज में दिन आए दिन सुनते हैं, राइट। सो दैट इज ड्यू टू द डेप्ट, है ना, एस्केलेटिंग डेप्ट। सो उसी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से यही शॉर्टकमिंग को दूर करने के लिए सरकार जो है ये नए कॉन्सेप्ट के साथ आई, दैट इज पेमेंट बैंक्स और स्मॉल बैंक्स, राइट। सो पेमेंट बैंक्स जो है, इससे पहले प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, आपने मोबीक्विक वॉलेट, है ना, एयरटेल मनी, नॉट एयरटेल मनी, हाँ, इस तरह के कुछ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट सुने होंगे। बट वहाँ पे कुछ शॉर्टकमिंग्स उनके क्या होते थे कि ये जो पीपीआईज होते थे, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, एक तो ये डिपॉजिटर्स को अपना इंटरेस्ट ये पे नहीं करते थे, राइट, एंड दूसरा ये आरबीआई या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन द्वारा रेगुलेट भी नहीं होते थे, राइट। और तीसरा, डिपॉजिटर्स यहाँ पे पैसे तो डिपॉजिट कर देते थे बट दे कैन नॉट विड्रॉ इट, विड्रॉ नहीं कर सकते थे, उनको कंज्यूम करना होता था वो, राइट, है ना। सो इसीलिए इसी शॉर्टकमिंग को विड्रॉ करने के लिए, बाईपास करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए पेमेंट बैंक्स का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने ले आया, राइट। तो पेमेंट बैंक्स का जो फीचर्स है उसमें अगर हम लोग देखें, द एरिया ऑफ ऑपरेशन इज ह्यूज, राइट, ये कोई रूरल एरिया या अर्बन एरिया के में डिवीजन यहाँ पे कोई नहीं है। सो द एरिया ऑफ ऑपरेशन इज ह्यूज, राइट। और यहाँ पे पेमेंट बैंक्स में आप एक पॉइंट पे कई सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज रिलायंस के जो आपने रिटेल चेन्स सुने होंगे, या कई लोग तो चंडीगढ़ जाते हैं तो चंडीगढ़ में देखे भी होंगे, राइट, रिलायंस का छोटे मोटे या ग्रोसरी मॉल्स होते हैं ग्रोसरीज के, राइट। सो वहाँ जाके आप एक तो अपना गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स खरीद लिए, कमोडिटीज खरीद ली, उसके बाद आप वहाँ पे सपोज अगर उन्होंने पेमेंट बैंक खोली है, उस केस में मैं बता रही हूँ, उसके बाद वहाँ आप जाके इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर सकते हो, अपना पानी का बिल भी पे कर सकते हो, है ना। सो दैट इज वेयर एट वन पॉइंट यू कैन डू मल्टीपल ट्रांजेक्शन, ये सुविधा मिल गई, राइट। देन देयर इज लेस यूज ऑफ करेंसी इन केस ऑफ ये पेमेंट बैंक्स। आपको ऑनलाइन और थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट यू डू द पेमेंट्स और डिपॉजिट्स, राइट। सो करेंसी जो है वो करेंसी का यूसेज कम हो गया। सो दैट इज अगेन लेड टू द इकोनॉमी, है ना। इकोनॉमी किस तरह से, क्योंकि आप करेंसी छापेंगे उसमें खर्चा, करेंसी जब सर्कुलेट होगा, कैश में पेमेंट्स होगी, एक हाथ से दूसरे हाथ तीसरे हाथ नोट फट जाएंगे, है ना, घिस जाएंगे, राइट। सो दैट इज वेयर एंड टीयर बियर करना पड़ेगा। सो इसीलिए उसको इकोनोमाइज करने के लिए ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। देन जो स्मॉल फार्मर्स, नॉट स्मॉल फार्मर्स, जो स्मॉल लेबरर्स होते हैं जिनकी अर्निंग्स बहुत कम रहती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते हैं, सपोज जैसे कि अर्बन एरिया में बॉम्बे में चले गए या दिल्ली में चले गए, है ना, या चंडीगढ़ आ गए काम करने के लिए कहीं अपने रूरल एरिया से, और वो बिहार वापस पैसे भेजना चाहते हैं, तो पैसे सपोज 10,000 ही भेजने, बट अब ना उनके पास अपना कोई बैंक अकाउंट है, ना आपका जहाँ आपका गांव है वहाँ पे भी कोई बैंक अकाउंट, उनकी फैमिली के पास भी बैंक अकाउंट नहीं है। अब ये पैसे ट्रांसफर कैसे करें? अच्छा, कोई कमीशन लेके बीच में कोई जो बंदा जा रहा है उसको कमीशन दे के आप ये पैसे भेज सकते थे पहले, है ना, कि कोई रिलेटिव या फ्रेंड जा रहा है वो कमीशन चार्ज कर लेगा, सपोज वो हो सकता है 10% कमीशन चार्ज कर ले। सो इन दैट केस आपका जो पैसा है वो टोटल पैसा पूरा नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि आपको कमीशन के रूप में पहले आपकी इनकम इतनी कम है, ऊपर से आपको कमीशन भी देना पड़ रहा है। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अब पेमेंट बैंक एक जगह वहाँ खोल लिया जहाँ पे वो माइग्रेंट है, और दूसरा उसके घर गाँव में भी पेमेंट बैंक खोलने से क्या होगा, अब वो पेमेंट बैंक्स के द्वारा अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकता है बाय यूजिंग ATM, है ना, और डायरेक्टली ट्रांसफरिंग RTGS, NEFT तो आपने सुना ही है, मैंने बताया NEFT, जहाँ पे बैचेस में आपका ट्रेडिंग होती है या जो ट्रांजैक्शन होता है बैंक्स में, है ना, और दूसरा होता है आपका RTGS, जहाँ पे एक मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट रहता है, दैट इज 2 लाख से ज़्यादा ही आप कर सकते हैं RTGS में। बट यहाँ पे ये
है कि आप मतलब कभी भी कर सकते हैं, मतलब इंस्टेंटली आपका पैसा वहाँ पे पहुँच जाता है। बट एनईएफटी में ये है कि मिनिमम लिमिट तो नहीं है, 0 से शुरू हो जाएगा, राइट। 500 रुपये भी बेच सकते हैं आप, 1000 रुपये भी बेच सकते हैं, 10 लाख इसका मैक्सिमम लिमिट रहता है। आरटीजीएस में मैक्सिमम लिमिट नहीं है, राइट, एक मिनिमम लिमिट है वहाँ पे 2 लाख का। तो ये इस तरह से भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज हाउ रेमिटेंसीज कैन बी सेंट थ्रू दीज बैंक्स, राइट। एंड दे कैन नॉट गिव, हाँ, बिकॉज ये जो है लोन नहीं दे सकते, राइट। ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं अप टू 1 लाख, राइट। पेमेंट बैंक्स कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट बट दे कैन नॉट ग्रांट लोन्स, लेंडिंग नहीं कर सकते ये। क्योंकि ये लेंडिंग नहीं कर सकते तो इसीलिए ये क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकते। डेबिट कार्ड ये इशू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, राइट, बट नॉट क्रेडिट कार्ड। दे कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड। बट इनको क्योंकि ये रेगुलेशन में आती हैं आरबीआई के ही, सो इसीलिए इनको सीआरआर एसएलआर है ना, कैश रिजर्व रेशो ऑन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये इनको फुलफिल करनी पड़ती है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ये इनको करने की जरूरत नहीं है, एक तो ये लेंडिंग करते भी नहीं है, इसीलिए इनको पीएसएल वाली कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं होती। सो दीज आर सर्टेन फीचर्स ऑफ पेमेंट बैंक्स। देन देयर आर स्मॉल बैंक्स, राइट। Now these banks came as a consequence of the failure of regional rural banks। मैंने बताया है कैसे एनपीए उनका बढ़ रहा था, राइट। तो उनकी इनएफिशिएंसीज की वजह से ये स्मॉल बैंक्स एग्जिस्टेंस में आए एंड नाउ देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन इज लेस। वो रूरल एरियाज में ही इनका जो वर्किंग है वो रहता है, राइट। एंड दे कैन प्रोवाइड लोन्स एज वेल, दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड दे कैन प्रोवाइड लोन्स एज वेल, राइट। एंड इनका जो 50% लोन्स है स्मॉल बैंक्स का, दैट शुड बी लेस देन 25 लाख। जो 50% जो लोन अमाउंट नहीं बोलूंगी, लोन्स जैसे टोटल लोन्स उन्होंने 100 लोगों को लोन दिए, उसमें से 50 लोगों को जो लोन है वो 25 लाख से कम होना चाहिए। जो लोन अमाउंट है वो 25 लाख से कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो रूरल एरिया के लोगों के, इनका जो टारगेट ग्रुप है दैट इज द पीपल ऑफ रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में हम लोग ये कंसीडर करके अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि वहाँ के लोगों की इनकम कम ही होगी। सो इसीलिए उनकी जब लोन लेंगे तो वापस भी तो करना है वो, राइट, बाय इनकम, बाय फ्रॉम देयर इनकम। सो इनकम ही कम है तो ये 25 लाख से ज़्यादा का लोन ये लोग प्रोवाइड, इसीलिए कंडीशन रखी है कि 50% जो लोन होगा वो 25 लाख से कम अमाउंट का ही रहेगा। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्मॉल बैंक्स, राइट। Jana Lakshmi, Ujjivan, right, Dasha, Suryoday, right. So ये है small banks. Then again they have to fulfill the priority sector lending. ये PSL की condition इनको fulfill करनी पड़ती है क्योंकि ये lending में involved, right. Then non-banking financial companies. Now these are the financial institutions, right, जो कि बैंक की तरह ही दिखते हैं और बैंक की तरह ही एक्ट करते हैं, बट दे डू नॉट कम अंडर द रेगुलेशन ऑफ आरबीआई, राइट। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है वो आरबीआई के रेगुलेशन में नहीं आती है, राइट, बट वो बैंकिंग की तरह ही सारे कार्य करते हैं, राइट। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से इसके एक बड़ा एग्जाम्पल है माइक्रो फाइनेंस एमएफआईज जिसको मैं बोल रही थी, राइट। सो दे एक्ट लाइक अ नॉर्मल बैंक, functions like a bank but they are not a bank because क्योंकि वो शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में नहीं आते हैं, मतलब कि आरबीआई के द्वारा रेगुलेट नहीं किए जाते हैं। सो जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं ये क्या, ये इनको अगेन देर आर अगेन कैटेगराइजेशन ऑफ एमएफआईज। कुछ एमएफआईज डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। अगर आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करने हैं, क्योंकि 2010 में आंध्र प्रदेश में बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड्स के केसेस बढ़े थे, उसके बाद आरबीआई ने जो है ये जो डिपॉजिट जो एमएफआईज थे उनको रेगुलेट करने के लिए उनकी कंडीशन थी पेड अप कैपिटल इज 5 लाख, राइट, 5 करोड़, सॉरी 5 करोड़ थी। तो वो 5 करोड़ के बाद वो आरबीआई रेगुलेशन में आ जाती थी, तो दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट, राइट, आफ्टर दैट। अदरवाइज जो 99.5% जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती।
तो अच्छा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो ये लोग अपनी लेंडिंग कैसे करेंगे, वो एक बैंक्स से है ना, बैंक से जो है लोन ले लेती थी, किसी भी कमर्शियल बैंक से लोन ले लेती थी और फिर उसके ऊपर अपने कमीशन लगा के या अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के थोड़ा सा उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये लोग आगे फर्दर लोन इंडिविजुअल्स को ग्रांट करती है, ये MFIs नहीं। सो इनके जो फीचर्स रहते हैं NBFCs के, इसमें और भी बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं। चिट फंड्स है ना, चिट फंड्स आपने सुना होगा। चिट फंड में लोग कैसे फाइनेंस होता है, अब सपोज 8-10 लोग हैं, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया राइट, और पैसे कलेक्ट कर लिए अपने अपने है ना, 10-10 हज़ार या 10-10 लाख या 1-1 लाख कर लिए राइट, तो 10 लाख हो गया। अब उनमें से 10 लोगों में से जिसको सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत है वो बोली लगाएगा राइट, ऑक्शन करेगा। ऑक्शन इन द सेंस वो बोलेगा कि अच्छा ठीक है 10 लाख में से आप मुझे 9 लाख दे दो, फिर दूसरे बोलेगा नहीं मैं तो 8 लाख लेने के लिए भी तैयार हूँ, है ना। दैट मीन्स वो 1 लाख या 2 लाख जो बच रहा है वो क्या हो गया, उस ग्रुप की प्रॉफिट होगी, क्योंकि जो जिसको जरूरत थी उसने कम ही पैसे लिए, है ना, 2 लाख या 1 लाख कम ही लिया। सो वो प्रॉफिट आपस में ये लोग बांट लेते हैं फिर इस तरह से। सो इस तरह से ये चिट फंड्स चलते हैं राइट, बहुत सारे चिट फंड्स भी हैं। सो ये NBFCs का ही एक कैटेगरी है राइट। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ NBFCs, दे डोंट हैव द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, क्योंकि ये लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते राइट, सो दे डोंट हैव द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। दूसरा इंश्योर्ड नहीं होते हैं ये राइट, आपने अगर डिपॉजिट्स दे दिए, अब बैंक के पास जो रेगुलेशन में आती हैं तो आपकी इनकम आपने डिपॉजिट किए हैं, सपोज 5 लाख भी डिपॉजिट किए या 10 लाख किए या 20 लाख या 1 करोड़ किए, बट आपको एक गारंटी तो है जो RBI आपको के रेगुलेशन में जो बैंक्स आती हैं, आपको एज एन इंश्योरेंस आपको, मतलब बैंक डूब भी जाता है, कल को बैंक खत्म भी हो जाता है राइट, दिवालिया हो जाता है, तो भी आपको 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपका है, मतलब आपको जो गवर्नमेंट है वो 1 लाख रुपए प्रोवाइड कर देगी राइट। तो ये अमाउंट बहुत कम है, आई नो, है ना, आपके डिपॉजिट के हिसाब से, बट इंश्योरेंस है वहाँ पे। बट NBFCs में ये इंश्योरेंस नहीं होता। देन देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो इनके वर्किंग रहती उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, लोगों को पता नहीं चलता ये किस किस तरह से अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, कैसे इनका प्रोसेस चलता है लेंडिंग का राइट। सो देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि ये रेगुलेशन में ही नहीं आते किसी के। देन डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एज वेल, मॉनेटरी पॉलिसी के दायरे से भी ये लोग दूर होते हैं। सो इन्हीं NBFCs की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी फेल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल की RBI अडॉप्ट कर रही है चीप क्रेडिट पॉलिसी, बट ये लोग आके या बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में अपनी लेंडिंग कर रहे हैं, या मॉनेटरी पॉलिसी जो है डियर मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की गई है RBI द्वारा, बट अगेन ये लोग उसके ऑपोजिट चल रहे हैं। सो दे डू नॉट कम अंडर द रेगुलेशन ऑफ एनी गवर्नमेंट एजेंसी और RBI राइट। सो दीज आर सर्टेन फीचर्स ऑफ NBFCs राइट, दैट्स इट।